जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अतीत से वर्तमान क्लास 6 अध्याय 9 अध्याय 10 और अध्याय 11। सबसे पहले हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसका टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रथम साम्राज्य। प्रथम साम्राज्य कौन था, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके प्रमुख शासक में फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार हुए। फिर बिंदुसार के पुत्र कौन, अशोक। अशोक की महत्वपूर्ण शासक हुए मगध साम्राज्य के। ये कब शासक बने, तो 273 बीसी में। कब बने थे, 273 बीसी में अशोक शासक बने थे। और ये अशोक की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र। फिर पढ़ेंगे इस साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम लोग। तो राजा की सहायता के उच्च अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। राजा की सहायता के उच्च राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी होता था, जिसे अमात्य कहा जाता था। राजा के खजाने के लिए भी एक अधिकारी होता था, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोषाध्यक्ष कहा जाता था। फिर हम पढ़ेंगे कि जो कर इकट्ठा करता था उसे क्या कहा जाता था, तो समाहर्ता या राजस्व संग्रहकर्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता करता था, जो कर का 1/6 या 1/4 प्राप्त करते थे। गांव के देखभाल के लिए ग्रामीण को नियुक्त किया गया था। और न्याय के जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, उसके लिए सम्राट को नियुक्त किया गया। किसी में किया गया था, सम्राट होता था। और प्रांतों को किस में बांटा गया था, तो जिलों में बांटा गया था। किस में बांटा गया था प्रांतों को, तो जिलों में बांटा गया था। फिर पढ़ेंगे हम लोग कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो प्राचीन उड़ीसा, जो अभी वर्तमान उड़ीसा में राज्य पड़ता है, कलिंग, ये कब हुआ था, तो 261 बीसी में। कब हुआ था, तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध को अशोक ने जीता। कि कौन जीता, अशोक जीता। लेकिन हजारों सैनिक एवं नागरिक मारे गए एवं अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसीलिए वह युद्ध को छोड़कर भलाई का काम करेगा। मतलब ये क्या हुआ, कलिंग का युद्ध इतना मतलब भयानक हो गया, इसमें बहुत लोग मारे गए, हजारों सैनिक नागरिक मारे गए, स्त्री बच्चे बेसहारा हो गए। इससे अशोक का मन क्या हो गया, दुख से भर गया। और इससे युद्ध छोड़ दिया और सोचा कि हम युद्ध छोड़कर हम भलाई का काम करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग अशोक के प्रमुख शिलालेख। अशोक के प्रमुख शिलालेख में पहला है कौन, पहला शिलालेख में क्या है, तो पशु बलि की निंदा किया गया है। इसमें पशु बलि की क्या है, पशु बलि हत्या की, पशु की हत्या की जाती है, इसमें निंदा किया जाता है। किसमें, पहला शिलालेख में। और 7वां या 8वां अभिलेख में तीर्थ यात्रियों के, जैसे अशोक के तीर्थ यात्रा है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर 13वां शिलालेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत पूछता क्वेश्चन कि कौन सा शिलालेख में इसका कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वां शिलालेख में। फिर पढ़ेंगे हम लोग कुछ यहाँ पर कि चंदन पीर पहाड़ी, जो अशोक शिलालेख के दर्शनीय है, वो कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम। कहाँ पर स्थित है, सासाराम, रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है चंदन पीर पहाड़ी। फिर पढ़ेंगे धम। धम क्या होता है, धम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। क्या है, धर्म का प्राकृत रूप कौन है, धम। फिर अशोक गौतम बुद्ध से प्रभावित थे। वे बौद्ध धर्म के मानते थे, इसीलिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे। कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका भेजे थे। गौतम बुद्ध के प्रभावी कौन थे, अशोक थे। क्वेश्चन पूछा था कि अशोक किस धर्म को मानते थे, तो बुद्ध धर्म को। और इसीलिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका भेजे थे। फिर हम पढ़ेंगे भाब्रू अभिलेख से अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होना एवं धर्म तथा संघ में विश्वास करने में संबंध की जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में, तो भाब्रू अभिलेख में। अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। किससे, भाब्रू अभिलेख से। फिर पढ़ेंगे वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर की पहाड़ी, किसमें, क्यों, बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्तीर्ण मिले हैं। अशोक के लेख कहाँ मिले थे, फिर वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर की पहाड़ी में। पूछता क्वेश्चन, बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो जहानाबाद जिले में। कहाँ पर है, जहानाबाद जिले में। फिर पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख में
शिलालेखों में ब्राह्मी, सबसे ज़्यादा ब्राह्मी, उसके बाद खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। कौन कौन लिपि का? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। सबसे ज़्यादा किस लिपि का हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का हुआ है। कौन लिपि का? तो ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। फिर पढ़ेंगे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसम ने क्वेश्चन पूछा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसम ने। ये अंग्रेज विद्वान थे और कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। कौन लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में पढ़े थे जेम्स प्रिंसम ने। फिर पढ़ेंगे अशोक का सारनाथ स्तंभ। अशोक का सारनाथ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर 4 सिंह इसमें है, 4 सिंह सारनाथ स्तंभ में, और चौथा सिंह दिखाई नहीं देता है। चौथा सिंह दिखाई, पीछे को इसका मुंह होता है इसलिए दिखाई नहीं देता है। और ये राष्ट्रीय चिन्ह का मान्यता मिला है। जो हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसको राष्ट्रीय चिन्ह का मान्यता मिला। किसको? सारनाथ स्तंभ को, जिसके मध्य में 24 तीलियों वाला एक चक्र का एक पहिया है और शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते हुए घोड़े, एक सांड, एक सिंह, एक चक्र द्वारा ये विभाजित है। कौन? सारनाथ स्तंभ। और चिन्ह के नीचे में सत्यमेव जयते लिखा गया है, और जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, और देवनागरी लिपि में से लिखा गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर हम पढ़ेंगे रामपुरवा स्तंभ लेख। ये कहाँ जो है? तो बिहार के चंपारण जिले में। कहाँ पर है रामपुरवा स्तंभ लेख? तो बिहार के चंपारण जिले में है। फिर लौरिया अरेराज स्तंभ, तो ये चंपारण के रधिया ग्राम। कहाँ पर है? चंपारण के रधिया ग्राम में है लौरिया अरेराज स्तंभ। फिर पढ़ेंगे लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ये कहाँ है? चंपारण के मठिया ग्राम में। कहाँ पर है? चंपारण के मठिया ग्राम में। कौन? लौरिया। इसे ग्राम तो नहीं पूछा, जिला ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद करिए। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण जिला में, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख चंपारण जिला में ही, और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी चंपारण जिला में ही। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर शहरी एवं ग्राम जीवन, अध्याय 10। उत्तर वैदिक काल में घंटी यंत्र के प्रयोग के लिए रेहट का प्रयोग किया जाता है। किसके? घंटी यंत्र प्रयोग के लिए रेहट का प्रयोग किया जाता है। रेहट का प्रयोग किया जाता है, वर्णन है। इसके बारे में सुदर्शन झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सुदर्शन झील के बारे में। सर्वप्रथम निर्माण कौन कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कराए थे। कौन कराए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। ये कहाँ पर है सुदर्शन झील? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इस सिंचाई के लिए, नहर के लिए प्रयोग किया जाता था। इसको दोबारा कौन बनाया? रुद्रदामन। कौन बनाया था? रुद्रदामन। और पुनर्मरम्मत कौन कराया? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। इसको पुनर्निर्माण कौन कराया था? स्कंदगुप्त ने। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? सुदर्शन झील को। फिर से उसकी बात करते हैं। सुदर्शन झील के निर्माण कौन कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराए थे। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सिंचाई के लिए, नहर के लिए प्रयोग किया जाता था। और इसको दोबारा बनाया था रुद्रदामन ने, पुनर्मरम्मत करवाया स्कंदगुप्त ने। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। फिर पढ़ेंगे रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण, इटली का बड़ा ग्राहक था। कौन? रोम। जो इटली की धानी रोम है, ये रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने जो भी उसके ज़्यादा ग्राहक था। संगम कालीन व्यापार पढ़ेंगे हम लोग। पर्याप्त मात्रा में यहाँ अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों के पास उपलब्ध थे। क्या थे? फल फूल, अनाज, मसाले, मांस, मछली यहाँ के लोगों के पास उपलब्ध थे। फिर पढ़ा के यहाँ कई बंदरगाह वाला शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी था। पुहार पर महत्वपूर्ण था। क्या? बंदरगाह। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिणी भारत से होने वाला रोमन व्यापार था। क्या था? रोमन व्यापार था। दक्षिणी भारत के 3 राजवंशों के शासक चोल, पांड्य और चेर ने संगमकालीन व्यापार को काफी उन्नत बनाया। कौन कौन वंश? चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश ने दक्षिण भारत के जो भी व्यापार थे संगमकालीन, उसको काफी उन्नत बनाए थे। फिर हम पढ़ेंगे संगमकालीन भारत के तटीय शहरों टोंडी, मुजरिस, पुहार और किमेडू में यवन व्यापारी काफी संख्या में रहते थे। फिर पढ़ेंगे आहत सिक्के। चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत सिक्कर कर बनाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। कौन? आहत सिक्के। किससे बने होते थे? तो चांदी और सोने के बने होते थे। फिर पढ़ेंगे हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया।
पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सोने के सिक्के पहली बार किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी ने, इंडो ग्रीक ने ये सबसे पहला जारी किए। फिर पढ़ेंगे इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे कौन कौन? तो तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी। जबकि दक्षिणी भारत में तगड़, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती एवं अर्किमेड्डू कौन थे? तगड़, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती एवं अर्किमेड्डू। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसा जो इसमें शहर है जो जो हिंद यूनानी या जो उस समय का पुराना मतलब पुराना व्यापारिक केंद्र था, इसमें से ऑप्शन दे सकता है। फिर से आगे पढ़ेंगे हम लोग। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा था? ग्राम भोजक। सबसे प्रभावी कौन होता है? मुखिया होता है। उसे उस समय क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि थी उसे हम लोग क्या कहते थे? गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहा जाता था। फिर जो दक्षिण भारत में बड़े किसान को क्या कहा जाता था? बेलाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो बेलाल कहा जाता था। फिर छोटे दक्षिणी भारत में छोटे किसानों को क्या कहता था? उड़वार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर वर्ग को कैडिसियार कहा जाता था। और दासों को आदिमई कहा जाता था। फिर से पढ़ेंगे। जो गांव में सबसे प्रभावशाली जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता था। छोटे स्तर किसान के जिनके पास अपनी भूमि थी उसे गृहपति कहा जाता था। एवं दक्षिण भारत में बड़े किसान को बेलाल कहा जाता था। एवं छोटे किसान को दक्षिण भारत में उड़वार कहा जाता था। एवं दक्षिण भारत में भूमिहीन मजदूर वर्ग जिसके पास भूमि नहीं थी उसे क्या कैडिसियार कहा जाता था। और जो दक्षिण भारत में दासों को क्या कहता था? आदि मई कहा जाता था। फिर हम पढ़ेंगे मौर्यतन काली शहर जो किसके किसके लिए बिखाए थे? तो कश्मीर, कौशल, विदर्भ एवं कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरो के लिए। अभी प्रसिद्ध है सब कौन? मतलब गुजरात के जो सूरत शहर हीरो के लिए व्यापार केंद्र। मगध किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र। ये किससे बनाते थे? वृक्ष जो रेशा के बनाते थे उसके लिए मगध प्रसिद्ध था। जो बंगाल था एक वस्त्र मलमल जो मलमल रेशा से बनता था उसके लिए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। काशी जो उत्तर में है कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध था। और मदुराई जो वागी नदी के तट पर है दक्षिण में वो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सुदूर प्रदेशों से संपर्क अध्याय 11। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। यह अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसे शुंग वंश के स्थापक थे। फिर पढ़ेंगे बैक्टीरिया के यूनान शासक। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात है। कौन? यूनानी शासक इंडो ग्रीक से। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था। कौन था? सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर था, जो बाद में बौद्ध साहित्य मिलिंद के नाम से जाना जाता है, निम्न से नाम से जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलिंद पन्हा में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। फिर से इसको पढ़ेंगे बाद जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हा है में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु जो नागसेन के साथ संवाद है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। किसका बन गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन? मिनांडर। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो साकल, जो वर्तमान में सियालकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसकी अनुयायी बन गया बौद्ध धर्म का। कौन? मिनांडर। किसके आने के बाद? नागसेन के संपर्क में आने के बाद। फिर पढ़ेंगे हम लोग शक शासक या सिथियन इसको भी कहा जाता था। ये क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्षत्रप कहलाते थे। रुद्रदामन इसका महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। किसका? शक वंश का। इसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सतवाहन एवं कुषाणों के साथ संघर्ष की जानकारी हम प्राप्त होती। कौन अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ में अभिलेख से हम लोग पढ़े थे सुदर्शन का पुनर्निर्माण कौन कराया था? रुद्रदामन करवाया था। और इसका प्रथम बार निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य कराया था। फिर इसका पुनर्निर्माण कौन कराया था? ब्रह्मत तो स्कंदगुप्त कराया था। फिर पढ़ेंगे कुषाण यूची कबीला के शाखा थी। कौन सी? कुषाण थे जो यूची कबीला की एक शाखा थी। इसके प्रथम शासक कौन थे? तो कुजुल कटफिसस। कौन थे? कुजुल कटफिसस। क से कुषाण, क से कुजुल कटफिसस। कुषाण कुजुल कटफिसस। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। सबसे महान शासक कुषाण वंश का कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपना राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया था। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर यानी पुरुषपुर थी। फिर पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में
पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कौन? कनिष्क। रेशम मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य हो गया। जो चीन के था रेशम मार्ग बहुत प्रसिद्ध था उस समय। और कनिष्क राज दरबार में अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन कौन? अश्वघोष थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे, नागार्जुन थे। अश्वघोष की किताब भी है कौन? बुद्ध चरित्र। फिर पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म के दो शाखाओं में बंट गया। कौन कौन? हीनयान एवं महायान। ये कौन है? तो बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा हुई थी कनिष्क शासनकाल में कुंडल कश्मीर में, उस समय ये दोनों बट गए और ये हीनयान और महायान दो शाखा बट गया। हीनयान किसे कहते हैं? इस शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा के विश्वास पर, जो भी शिक्षा उनके थी मूल शिक्षा, उससे विश्वास करते थे। कौन? हीनयान। और महायान क्या थे? इस मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया और इस शाखा में लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करने लगे। इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे और बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। और हीनयान क्या करते थे? तो उनकी जो भी शिक्षा मूल शिक्षा थी उनको विश्वास रखते थे। कौन? हीनयान। फिर पढ़ेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल एवं कला स्थापत्य उसके बारे में। इस समय का स्थापत्य कला के अश्वघोष के रूप में अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध भिक्षु का निवास विहार कहलाता था। महाराष्ट्र में कार्ले की गुफाएं तथा अजंता में एलोरा गुफाएं मंदिरों के निर्माण में साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। फिर पढ़ेंगे भरहुत एवं सांची का स्तूप भी शिल्पकला अच्छा उदाहरण है। शिल्पकला का अच्छा उदाहरण कौन? भरहुत एवं सांची का स्तूप है। भरहुत स्तूप कहाँ पर है? भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में और सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में। फिर पढ़ेंगे इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ जो विकसित हुई है। शुंग शैली, गंधार शैली और अमरावती शैली। कौन कौन? शुंग शैली, गंधार शैली और अमरावती शैली। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुंग शैली के बारे में। इसमें स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहारदीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे। और एग्जाम्पल फिर से इसके बाद क्या करें? इस स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहारदीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार पर लगाए जाते थे। 4 तोरण द्वार पर लगाए जाते थे और इसमें स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहारदीवारी बनाई जाती थी। किसमें? शुंग शैली में। इसके एग्जाम्पल कौन है? तो भरहु तथा सांची का स्तूप शुंग शैली का। फिर पढ़ेंगे गंधार शैली। गंधार शैली यूनानी कला के प्रभाव से इस देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गंधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। किसके? बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। किसको? गंधार शैली को। और किससे? बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है गंधार शैली। फिर हम पढ़ेंगे मथुरा शैली। कुषाण काल में मथुरा भी कला का एक प्रमुख केंद्र था। कौन था? मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्ट सोच भारतीय है। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है और इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। किसमें? मथुरा शैली में। फिर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट अमरावती शैली, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती के गुंटूर जिला में प्रसिद्ध। कौन? अमरावती शैली। किसे? बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ मिली थी? उस आंध्र प्रदेश के अमरावती के गुंटूर जिला में। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें पशु एवं पुष्पों का भी चित्रित है अमरावती शैली में। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमरावती स्तूप। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध के थेरवाद के रूप में विश्वास पूछता क्वेश्चन, थेरवाद का विकास कहाँ हुआ? तब म्यांमार या बर्मा में। फिर पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बमियान में पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। उस समय जो अभी कुछ समय पहले वहाँ के आतंकवादी ने इसको उड़ा दिया था, इसको बर्बाद कर दिया। इसको दिखाते हैं आपको मूर्ति। और ये बोध गया में भगवान बुद्ध की एक लेटी हुई मूर्ति लगाई जा रही है, जो दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो मिंटू पाल। दोनों मूर्ति को हम देख लेते हैं। देखिए ये बमियान वाली मूर्ति हो गई। पहले मूर्ति ऐसी थी, पहले वाली मूर्ति कौन ऐसी है। अब अभी जब इसको आतंकवादी उड़ा देते हैं मूर्ति का खाली कोई मूर्ति नहीं यहाँ पर है। फिर इसको हम देखते हैं यहाँ पर यह मूर्ति अब किस यहाँ कहाँ गई? बोध गया की मूर्ति हो गई, जो लेटी हुई मुद्रा में है और दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा यह है अब जो बनाई जा रही है। जय हिंद।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा देखें और इसका नोट्स भी बनाएं, हो सकता है PDF निकाल कर भी पढ़ सकते हैं।